फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आपको महिला सशक्तिकरण एक श्रृंखला कराई थी। उसमें कुछ आपको शॉर्ट पॉइंटों में कुछ संस्थाओं के बारे में था। तो हमने ये कहा था आने वाले टाइम में इसको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो उसी को लेकर ये श्रृंखला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये महिला सशक्तिकरण का पार्ट 2 आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन से शॉर्ट संस्थाओं के बारे में मैंने उस दिन करा दिया था। और यहाँ पे था बाल अधिकार से जुड़ी, मानव अधिकार से जुड़ी, महिलाओं के अधिकार से जुड़ी और अपंगताओं से संबंधित ये संस्थाएं थी। मैंने कहा था कि इनके बारे में आपको डिटेल में मैं जल्दी ही बताऊंगी क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं। चाहे बात कर ली जाए NCPCR की, चाहे बात करें हम NHRC की, और चाहे बात करें NCW की और RCI की। तो यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। होम साइंस नहीं, अदर एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जानते हैं तो इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। ये एक आपके लिए इतना माना जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसी से जुड़ी जो हमारी नेक्स्ट श्रृंखला है उसको, यानी हमने इनको क्या करा है, विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है। तो चलिए उसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। जो PDF है जो आपको कराई जा रही है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। तो परेशान होने की बात नहीं है किसी भी तरह से। सबसे पहली संस्था की अगर हम बात की जाए तो ये हो जाती है NCPCR। ठीक है, इसका फुल नेम जो हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यानी ये प्रोटेक्शन किसको प्रदान कर रही है, बच्चों के अधिकार को। किसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो वो बच्चों के अधिकार को कहते हैं ना। प्रोटेक्शन क्या है इसका, तो यानी क्या है इसका उद्देश्य, तो ये बच्चों के अधिकार को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसी में चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बोलेंगे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। तो परेशान होने की बात नहीं है। यह भारत का एक ऐसा संगठन है जो बच्चों के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाएगी तो उसे देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, तो इसकी स्थापना मार्च 1907 को, ठीक है, मार्च 1907 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुई है। मार्च 2007 को कब हुई है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत 2005 के अंतर्गत हुई है। यह अधिनियम दिसंबर 2005 में संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दिसंबर 2005 में क्या करा था, संसद में पारित किया गया था। यहीं पे देख लेते हैं इससे क्या होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम बच्चों के अधिकार की रक्षा करते हैं और यह बाल अधिकारों के उल्लंघन और अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। अगर इसमें अन्य बातों की बात की जाए तो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि भारत के संविधान में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सम्मिलित बच्चों के अधिकार का सम्मान करेगा। यानी हमें क्या करना है कि बच्चों के जो अधिकार हैं उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों के सबसे पहला अधिकार कौन सा माना जाता है, राइट टू एजुकेशन। तभी तो आपने देखा है कि क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी को निःशुल्क एजुकेशन दी गई है क्योंकि ये उनका अधिकार है कि वो शिक्षा पाए। चलिए इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये देखता है, यानी ये कार्य क्या करता है। तो अगर देखा जाए तो NCPCR बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, जैसे बाल अधिकारों का अभाव, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का पालन न करना और बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का अभाव। यानी उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है या घटना हो जाती है उसमें कार्रवाई अभाव होता है, तब ये अपना काम करता है। जैसे महिला आयोग करती है कि कोई भी महिला के साथ कुछ गलत होता है और सरकार या फिर कहें कि कोई भी संस्था या फिर कहें कि वहाँ की पुलिस प्रशासन उसे नहीं सुनती है तो फिर महिला आयोग अपना मोर्चा निकालती है और उन पर काम करती है। तो इसी तरह से सेम ये करता है। ठीक है, यानी जब इसे लगेगा कि वहाँ की जो राज्य सरकार है या वहाँ की जो प्रशासन है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है इस बच्चे के प्रति, तो फिर ये अपना कार्य करता है NCPCR। ठीक है, तो ये क्या करता है NCPCR,
ये बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का अभाव देखने पर क्या करता है, उनकी सुरक्षा के लिए करेगा। मतलब जिस चीज़ की उन्हें कमी लगेगी, जैसे इसमें मैंने कहा जुड़े कानूनों का पालन ना करना, यानी उनकी सुरक्षा से जुड़े कानून बन चुके हैं, आपको पता है पॉक्स भी उसी का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से अगर उनका नहीं पालन करते हैं तो भी ये क्या है, इस आयोग उन्हें देखता है। चलिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इस आयोग के पास जाएंगे जब हम लगेगा कि बाल अधिकारों का शोषण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए NHRC की, तो इसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये सारे कमीशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ये क्या करता है, तो ये क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स, मैंने कहा था ना ह्यूमन राइट्स, अगर आपको पता है तो आपको ये आयोग भी पता होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करी जाती है हर बच्चे से। NHRC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है, याद रखेंगे ये स्वायत्त है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह देश में मानवाधिकार का संरक्षण करती है। जो मानवाधिकार हैं जिनका शोषण होता है उनका क्या करती है, ये संरक्षण करती है। जैसे जीने का अधिकार आपका खुद का अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप क्या करेंगे, इसका कोई आपका मतलब हनन करता है या फिर कहें कि आपका अपने जीवन को सुधारने में आपका अपना कर्तव्य होता है, देन अगर उसमें भी कोई मतलब कुछ करता है, जैसे अच्छा जीवन यापन करना हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है या फिर कहें हर व्यक्ति का अधिकार है, तो अगर उसमें भी किसी के साथ रुकावट होती है तो यही काम करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह देश में मानव अधिकार का संरक्षण करती है। जो हमारे मानव अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनका संरक्षण कौन करता है, तो आप बताएंगे मानव अधिकार आयोग करता है। कब से, तो 12 अक्टूबर 1993 से। अगर बात की जाती है NHRC के बारे में कुछ खास बातें, तो ये क्या करती है, ये संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में बताए गए व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करती है। यह मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों को सुनती है और उन पर कार्रवाई करती है। यह भारत में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। यह मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान करती है और सुधार के लिए सिफारिश भी करती है। तो इस तरह से इसका ये कार्य है कि ये अनुसंधान भी करती है। इसे लगता है कि जहाँ सुधार की आवश्यकता है या जहाँ दोबारा रिप्लेस करने की आवश्यकता वहाँ करती है और उन पर सुनवाई भी करती है। यह भारत और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। जितने भी मानवाधिकार संगठन है वो सब मिलकर ये काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, मानव अधिकार आयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे N लग गया तो ये नेशनल हो गया। इसी तरह से मानव अधिकार आयोग हर जगह होते हैं, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह क्या करते हैं, ये मानव के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। चलिए बात करते हैं NCW की। NCW को देखें तो इसको कहेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था चाइल्ड के उस पर कि ये क्या करता है, ये महिलाओं से जुड़े यानी कन्याओं से जुड़े जितने भी मुद्दे उन पर ये काम करता है। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ये भारत में एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी, ठीक है। आप, मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसकी स्थापना कब होती है, उसकी 1993 में होती है, इसकी 1992 में होती है, ठीक है। तो इसकी जो भूमिका क्या है, भूमिका महिला के कानून और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है और उन्हें सुझाना है और महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह भी देना है। यानी ऐसी इन्हें नीतियां, ऐसी पॉलिसी अगर पता पड़ती हैं जिनसे महिलाओं को क्या होगा, महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है या उनके अधिकारों को सुरक्षित करा जा सकता है, तो ये उन पर सलाह भी देती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है। तो ये महिलाओं के कानूनों और संवैधानिक सुरक्षाओं के उपायों की समीक्षा करता है और ये क्या करता है, विधायी उपायों की सिफारिश भी करता है। यानी इस तरह का कानून बनाए, ये बनाए। तो अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो बनाया जा रहा है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत मतलब अहम कदम भी है और बहुत बढ़िया। यानी इसको हर राज्य
ऑल ओवर मुझे लगता है सभी अपनाएंगे। तो शिकायतों को सुलझाने में मदद करता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है तथा ये उचित आधार होने पर जांच के आदेश देता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। आरसीआई की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, रिवेलिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है तो भारतीय पुनर्वास परिषद इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाती है, वैधानिक निकाय है जो विकलांग लोगों के लिए सेवाओं को क्या करती है, विनियमित करती है। जो विकलांग लोग होते हैं, जो मतलब अपंग लोग होते हैं, जिनको आप दिव्यांग बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उन लोगों के लिए क्या करती है, ये उनकी निगरानी और नियम जो बनाते हैं उनको देखती है कि हाँ सही बने या गलत बने हैं, और निगरानी भी करती है। मॉनिटरी का काम ये यही करती है संस्था। यह पुनर्वास और विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी विकसित और यहाँ पे मानकीकृत करता है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पे आरसीआई की स्थापना 1976 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यानी कब की गई थी, 1986 में। ठीक है, 1986 में। और क्या आया था तो आप बताएंगे, एजुकेशन पॉलिसी। अभी हम कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो 2020 को। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहा जाता है। जबकि उससे पहले की पॉलिसी कब आई थी तो वो आई थी 1986 में। इसी के तहत हमने ओपन स्कूलिंग को देखा है। 1986 की 86 की जो पॉलिसी है, इसी के तहत हमारा वो स्ट्रक्चर था 10+2+2। तो इस तरह से अभी का जो स्ट्रक्चर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है। आरसीआई अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये कब, तो जो यशपाल कमेटी है आप याद रखेंगे, उसकी यही मतलब ईयर है 1992। तो यहाँ क्या था, मतलब बच्चों का वजन कम करने के लिए हमने क्या करा, 2005 में एनसीएफ को लाए। तो इस तरह से सनों को अगर आपको रिलेट करते जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अगर बात की जाए आरसीआई की तो ये 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। और एक सोसाइटी के रूप में ये कब गठित हुआ था तो आप बताएंगे 1986 में। याद रखिएगा, आरसीआई 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बना। जो 22 जून 1993 उसको क्या बना, ये एक वैधानिक निकाय बना 22 जून 1993 को। ये इस अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में इसमें संशोधन किया गया। याद रखेंगे, ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये संसद में या फिर कहें ये अधिनियम कब बना तो आप बताएंगे 22 जून 1993 को ये वैधानिक निकाय बना। तो इसका यही सन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैधानिक तौर पर क्या हुआ, स्थापित हो गया। तो कब हुआ, 22 जून 1993 को, क्योंकि इनका अगर डे भी मनाते होंगे तो 22 जून को ही मनाते होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में इसमें संशोधन किए गए। अब ये क्या करता है ये देख लीजिए। यह विकलांग लोगों की सेवाओं को विनियमित और निगरानी करता है। मॉनिटरिंग का काम इसी का है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का विकास और यहाँ पे मानकीकरण करता है। योग्य पेशेवर और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखता है। विकलांग लोगों की सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही प्रदान करता है। ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, विकलांग लोगों की सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य लोगों के खिलाफ, यानी आप विकलांग नहीं हैं और आप ये सुविधाएं लेते हैं तो आपको दंड भी कौन सा आयोग देगा, तो आपको दंड भी आपका आरसीआई देगा। ठीक है, क्योंकि ये विकलांगों के लिए काम करता है और आप विकलांगों की सेवाएं ले रहे हैं। आरसीआई से संपर्क कहाँ से कर सकते हैं तो इसका पता होता है B22 कुटुंब इंस्टीट्यूशन आर्या, यहाँ पे है, नई दिल्ली में है ये। और इसका ये पिन कोड है, याद रखेंगे 1116। तो यहाँ पे 110016। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके जो संपर्क नंबर है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके आसपास भी या आप में से कोई इनको लगता हो कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये इसके फ़ोन नंबर है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। 011 यहाँ पे फिर आपका क्या है, ये डॉट नंबर है इसलिए यहाँ पे STD कोड लगा हुआ है। फिर है 2653
2408। इसी तरह से ये सारे आपके डॉट फ़ोन नंबर हैं जिनको आप 011 लगा के इस तरह से कोड करेंगे। चलिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस की बात की जाएगी, तो आपका ये ईमेल एड्रेस है RCI दच करके, फिर डेवलप मतलब DEPWD, फिर एट, फिर गवर्नमेंट और फिर .in पर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें व्हाट्सएप की भी लिंक डाल देंगे जिससे कि आप हमारे आने वाले टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकें, जिससे कि वहाँ पे हम जो भी PDF डालें वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि यूथ श्रृंखला की PDF मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी विद क्लासों के साथ। तो क्योंकि ऐसा होता है क्लास हो जाती है, PDF डालना अपलोड करना भूल जाते हैं, बट ध्यान से दोनों काम एक साथ करने जिससे कि जो क्लास हो उसकी PDF आपके पास हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।